हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ना स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर का 2024 का पीवाई क्यूज। इसमें मैंने दोनों अप्रैल और जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लिए हैं। तो एकदम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, अगर ये तरीका लगा है तो क्यों लगा है, एवरीथिंग इज इन डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने अप्रैल अटेम्प्ट से। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये इजी सा क्वेश्चन है जो कि मीडियम लेवल का यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इसका लेवल मीडियम है। तो एक बल्ब है, एक कैपेसिटर है which is connected in series across an AC supply. Dielectric is then placed between the plates of the capacitor. The glow of the bulb is. तो ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक बल्ब और एक कैपेसिटर को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, यानी पहले आपने कैपेसिटर लगाया, उसके साथ आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, और आपने इनको एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो यानी ये कैपेसिटर है। तो अगर आपने बल्ब लगाया है तो बल्ब के पास डेफिनेटली क्या होगा, बल्ब के पास डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू रही होगी, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बल्ब में ग्लो कब इंक्रीज हो सकता है, अगर हमारे पास इस सर्किट में करंट बढ़ जाए किसी तरह। अगर इस सर्किट का करंट इंक्रीज हो जाता है तो तुम्हारे पास बल्ब का ग्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अब यही पूछा है कि इसमें करंट के साथ क्या वेरिएशन होगा। आइए देखते हैं। अगर मैंने नया कैपेसिटेंस रखा यहाँ पे, मतलब कैपेसिटेंस में आपने यहाँ बीच में एक डाइलेक्ट्रिक वैल्यू रख रहे हो, तो दैट मीन्स यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कितने टाइम्स नया कैपेसिटेंस इसका के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। तो यहाँ से आई नॉट देखते हैं। एसी सर्किट में, आरसी सर्किट में अपना जो आई नॉट की वैल्यू बनती है बेटा, वो बनती है वी नॉट अपॉन जेड, ठीक है। जेड क्या होता है, सर्किट का इम्पिडेंस, जो कि आर प्लस एक्सी स्क्र की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से एक्सी देखो किसके बराबर है, 1/ओमेगा सी। अगर आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया है, यहाँ से आपने कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ सी हुआ, तो इसका मतलब आपका एक्ससी क्या हो गया, योर एक्सी विल डिक्रीज। अगर आपका एक्सी डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आपका इम्पिडेंस भी क्या हुआ, एक्सी डिक्रीज के साथ साथ आपका इम्पिडेंस भी डिक्रीज हुआ। तो बेटा अगर इम्पिडेंस डिक्रीज हुआ तो आपके पास करंट के साथ क्या होगा, करंट आपका बढ़ेगा, आपका करंट इंक्रीज हुआ। अगर मेरे पास सर्किट में करंट बढ़ गया तो दैट मीन्स हमारे ग्लो के साथ क्या होगा, ग्लो विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन था इसके ऊपर। आइए अपना अगला सवाल बनता है कैपेसिटर की कुछ इस वैल्यू पे। यहाँ पे आपको एरिया दो बांट के दिया हुआ है कैपेसिटर का, यानी एक प्लेट तो ऐसे दे दी और एक प्लेट कुछ आपको इस तरीके से दी है। इसमें आपको इनका डिस्टेंस डी बताया है, ठीक है, और हर प्लेट का एरिया a/3 दिया हुआ है। हर प्लेट का एरिया a/3 है। जो दूसरी प्लेट है उसका एरिया ए। तो देखो यहाँ पे आपके पास आपको कुछ कैपेसिटेंस दिख रहे होंगे। एक तो ये, एक ये वाला दिख रहा होगा और आपको एक ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। C1, C2 एंड C3 जो इस पोर्शन के बीच में बनेंगे, करेक्ट। अब देखो ये वाला डिस्टेंस d है, तो बेटा ये वाला पूरा डिस्टेंस 2d हो जाएगा। इफ दिस डिस्टेंस इज d, तो ये d और ये वाला d और ये d ऐड हो गए, ये C3 वाला कितना डिस्टेंस बन जाएगा, ये आपका 3d डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो पता चल गया कि मेरे पास C1, C2, C3 है, बट ये सीरीज में है या पैरेलल में, कैसे पता चलेगा। तो देखो जो ऊपर वाली प्लेट तुम्हें ऐसे दी हुई है, ये प्लेट सपोज आपने किसी एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दी जिसका नाम हम बी बोल देते हैं। अगर आपने नीचे वाली प्लेट को किसी एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, मान लो जिसका नाम हम ए रख देते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये कैपेसिटर C1, C2 और C3 बने हुए हैं, इसकी प्लेट का पोटेंशियल तो सेम है भाई। सी की इस प्लेट का पोटेंशियल भी बी है और सी के अपोजिट जो प्लेट है उसका ए है। सिमिलरली C2 की इस वाली प्लेट का पोटेंशियल बी रहा होगा, इसके सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल ए रहा होगा, सिमिलरली C3 के साथ। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल है उनकी प्लेट्स के अक्रॉस वो सेम है। और पोटेंशियल अगर सेम होता है तो मेरा यानी तीनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में सी इक्विवेलेंट आप आराम से निकाल सकते हो, C1 + C2 + C3, करेक्ट। आपका C1 किसके बराबर होगा बेटा, एरिया a/3 होता है। हमारे पास पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर बनता है A ε/d। तो एरिया a/3 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस d हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा, a/3 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस हमारा यहाँ से 2d हो जाएगा। C3 A ε0/3, डिस्टेंस मेरा यहाँ से 3d हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ से a/3 को मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। यहाँ से हम लोग a/3 कॉमन ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट d के साथ। क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 + 1/3। यू कैन टेक एलसीएम। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे सीधा ये 6 × 3 = 18, ये आपका 18d हो जाएगा। और ये आपका यहाँ से 6 6 3 2, तो ये आपका 11 एप्सिलॉन नॉट d, ठीक है। तो
सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आ जाता है, विच इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जिसमें क्या बोला है, एक कैपेसिटर है, जिस देखो ये क्वेश्चन की टैगिंग देख लो, क्वेश्चन इजी मीडियम। एक कैपेसिटर है जो एयर में रखा हुआ, हैज एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी एयर में रखा हुआ है, जिसके प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है, उनकी सेपरेशन दी हुई है 0.6 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं सेम थिकनेस का, दोनों की प्लेट्स के बीच में रख देते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर की प्लेट्स को 0.2 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा टू कीप द कैपेसिटेंस सेम एज द प्रीवियस केस। करेक्ट, हमें कैपेसिटेंस को 0.2 सेंटीमीटर प्लेट्स को दूर रखना पड़ेगा अगर मेरे को दोनों प्लेट्स का कैपेसिटेंस सेम रखना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो, अगर बेटा आपने इस पहला केस की बात करते हैं, अगर मेरे पास ये फर्स्ट केस है, ठीक है, इस फर्स्ट केस में इस प्लेट का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 0.6 सेंटीमीटर दे रखी है। इस केस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं, तो या और वो भी कितने सेंटीमीटर का है, 0.6 सेंटीमीटर की थिकनेस का है। इसका मतलब इस पूरे में क्या आ जाएगा आपका, इस पूरी प्लेट में आपका 0.6 सेंटीमीटर का क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। तो हमें पता है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसने क्या बोला है, हमें उस प्लेट को 0.2 सेंटीमीटर से मूव करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मूव अगर मुझे करना है और मेरे को कैपेसिटेंस सेम रखना है, तो बेटा कैपेसिटेंस सेम रखना है तो डाइलेक्ट्रिक अगर उसको बढ़ाने का काम कर रहा है के, तो यानी डिस्टेंस ऐसे करो कि सी को घटाने का काम करे, जब जाके वो आपके मैच हो पाएंगे। तो यानी अगर मैं डी को बढ़ाऊंगी तो मेरा कैपेसिटेंस यहाँ पर जाके कम होगा और तभी ये दोनों वैल्यूज बराबर हो पाएंगी। देखो भाई, के तो इसको बढ़ाने का काम कर रहा है ना कैपेसिटेंस को। अब मेरे को अगर पहली इक्वेशन के साथ अपनी दूसरी इक्वेशन बराबर रखनी है, यानी डी को तुमने 0.2 से बढ़ाया होगा। अगर आपने अब डी को 0.2 से बढ़ा दिया तो इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन अब कहीं आपका 0.8 हो जाएगा। इस प्लेट का सेपरेशन अब कहीं ना कहीं 0.8 हो जाएगा। और अब आप जो थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक लेके आए हो वो सिर्फ कितना है, उसके पास तो थिकनेस सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर की है। तो बेटा अब तुम्हारे पास देखो, जो सेकंड केस का जो कैपेसिटेंस बनेगा उसका फॉर्मूला ये वाला आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले वाले कैपेसिटेंस के, विच इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी। बात समझ में आई। तो यहां से देखो, ए एप्सिलॉन से आप ए एप्सिलॉन कट कर सकते हो। 1 अपॉन डिस्टेंस अब कितना है आपका, आप खुद देखिए, नए वाले में आपका डी कितना है 0.8 का, माइनस थिकनेस कितना है अब 0.6। थिकनेस कितनी हो गई तुम्हारी, टी हम लेते हैं बेटा ये वाला जो तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस होती है, प्लस 0.6 अपॉन के क्या है हमारा कांस्टेंट जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, 1 अपॉन ये मेरा डी है। तो पहले वाले में डी मेरा कितना था भाई, पहले वाले में बेटा अपना डी की वैल्यू 0.6 ही थी, 0.6। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से बना, 0.8 में से देखो मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरा यहाँ पे 0.2 प्लस 0.6 बाई के इक्वल्स टू 0.6, ये वैल्यू मेरी आके यहाँ पे बचती है। तो यहाँ से आप के को जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट वैल्यू, यहाँ पे चला जाएगा 0.4 और के ये दिस विल वैल्यू विल गिव यू 3/2, करेक्ट, 3/2 यहाँ से आ जाएगा। तो 3/2 यानी ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, 3/2 यानी समथिंग 1.5, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सी डैश के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी रखते तो योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, गलत आंसर आता। तो यहाँ पर ये इस चीज का तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड है, सेपरेटेड बाय 10 mm, एंड ईच प्लेट का एरिया दिया हुआ है इतना। ठीक है, अगर मैं अब क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडिया फिल कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो नया फोर्स बनता है दोनों प्लेट्स के बीच में वो बनता है 8 न्यूटन का। ठीक है, तो यानी जब अगर आपने एयर रखा हुआ था तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड थी, तो ये 10 माइक्रोफेराड किसके बराबर है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के। ठीक है, whose plates are separated by 10 mm through air and each plate has area this। तो जब हमारे पास कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज 10 माइक्रोफेराड।
अब देखो आपने क्या रखा है, आपने दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट के यहाँ पर 2 रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने 3 रखा हुआ है। यानी कुछ नया कैपेसिटेंस बनेगा, इसका C1 और इसका C2। तो देखो दोनों प्लेट्स पैरेलल में है बेटा। पैरेलल में कैसे हैं, ये वाला कुछ A टर्मिनल से जुड़ी होगी, ये प्लेट कुछ B टर्मिनल से जुड़ी होगी। यानी C1 को बनाने वाली प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, सिमिलरली C2 को बनाने वाली जो प्लेट्स हैं वो भी सेम पोटेंशियल पे हैं। सेम पोटेंशियल पे होता है तो हम दोनों कैपेसिटर्स को किस में मानते हैं, पैरेलल में। दैट मीन्स ये जो अपना आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ नए फोर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब दोनों प्लेट्स जब आपस में कुछ जो नया फोर्स लगा रही हैं वो फोर्स 8 न्यूटन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स जो होता है जो एक प्लेट्स आपस में लगाती हैं एक दूसरे पे, वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा। उस फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू स्केयर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो यानी इस प्लेट का अगर मैं फोर्स मानती हूँ कि ये वाला कैपेसिटर एक दूसरे की प्लेट पे F1 फोर्स लगा रहे हैं, और सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स एक दूसरे पे F2 फोर्स लगा रही हैं, यानी मेरा टोटल फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, F1 प्लस F2 के। करेक्ट। भाई हमारे पास यहाँ पर अब एक कैपेसिटर तो नहीं है ना, 2 कैपेसिटर है, तो 2 कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, यानी C1 की प्लेट्स कितना, C2 की प्लेट्स कितना, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा नेट फोर्स होगा विच इज योर 8 न्यूटन। तो 2 न्यूटन टोटल फोर्स आया। इसी इक्वेशन में बस आपको F1 और F2 की वैल्यू रखनी है। तो आइए सबसे पहले C1 C2 निकालते हैं बेटा। तो C1 आपका किसके अकॉर्डिंग बनेगा, K टाइम्स ऑफ A। तो C1 आप कितना है, K टाइम्स ऑफ A विच इज योर डाइलेक्ट्रिक 2 इंटू 10। तो ये कितना आया आपका, 2 टाइम्स ऑफ, वैल्यू रखते हैं एक सेकंड, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस डी। बट देखो बेटा यहाँ पे हमारे प्लेट का एरिया आधा हो गया है ना, तो ये A/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। A एप्सिलॉन नॉट डी बाय किसके बराबर था, मेरे 10 माइक्रो फेराड के। तो यानी मेरा C1 की जो वैल्यू आई है, C1 की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10 माइक्रो फेराड आ गया। सिमिलरली आप C2 निकाल लोगे, C2 में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दे रखा है, एरिया प्लेट का हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस डी है। ए एप्सिलॉन नॉट डी मेरे को ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 2 5 5 3 15, तो ये मेरा 15 माइक्रो फेराड आ गया। तो देखो मेरे को अगर F1 निकालना है तो F1 में बेटा आप लिखोगे Q1 स्केयर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, प्लस F2 के लिए आप लिखोगे Q2 स्केयर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो F1 का फॉर्मूला है ना, तो इसका मतलब F1 F2 दोनों का चार्ज अलग अलग चाहिए होगा। तो अगर मेरे पास C1 है तो मैं अगर मेरे को Q1 चाहिए तो कैसे निकालो कि Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू पोटेंशियल। पैरेलल में तो पोटेंशियल अभी देखा ना, पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो किसी V वोल्ट पे है। C1 कितना है, 10 माइक्रो फेराड, और V कितने पे मान लेते हैं, V पे। तो तुम्हारा जो चार्ज आ गया बेटा यहाँ से 10 माइक्रो कूलम, और सेकंड वाले का जो Q2 होगा वो कितना आ जाएगा, 15 माइक्रो कूलम। क्लियर है। V को साथ में लगा लेना क्योंकि हमने V माना ही है, तो V साथ में इनके चला चलेगा। एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं, क्लियरली लिख लेते हैं। तो ये कितना आया, 10 वोल्ट माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q2 यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट माइक्रो कूलम आ गया। अब इसमें F1 और F2 में आप आराम से वैल्यू रख सकते हो, उसमें आराम से वैल्यू रखी जा सकती है F1 प्लस F2 में। आइए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। F किसके बराबर दिया हुआ है, 8 न्यूटन के, इक्वल्स टू F1 की वैल्यू रखोगे आप, कितना है 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 V स्केयर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, प्लस सेकेंड 15 स्केयर है तो 15 का स्केयर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 225 V स्केयर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा यहाँ तक हमने चीजें लिख ली, तो मैं यहाँ से क्या बाहर कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकते हैं कि सारी चीजें ऐड ही हो जाएंगी। आई थिंक ये मेरा कितना बन जाएगा, 335 वी स्केयर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ से v निकालना है, क्या यहाँ से v आराम से आ जाएगा, मेरे को वैल्यू रखनी होंगी 8 मल्टीप्लाई 2। एरिया की वैल्यू देखो रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर है बेटा, मीटर में जरूर कर लेना, 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन की वैल्यू रख लो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 अपॉन 335, और इसका आप
ये तुम्हारे बी स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका आप रूट कर सकते हो। रूट करने के बाद यू विल गेट वी की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद 0.93 इंटू 10⁻⁻4 समथिंग बेटा आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके वी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। 0.93 इंटू 10⁻⁻2। तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या देखना था, हमें यहाँ पर फोर्स निकालना था, तो वो दोनों का F1 प्लस F2 करके आएगा। ठीक है? क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में चार्ज अलग अलग होंगे, दोनों कैपेसिटर के वोल्टेज सेम हो सकती है। दिस इज द मेन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपको आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तीन कैपेसिटर्स हैं बेटा, तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, 25 माइक्रोफेराड, 30 माइक्रोफेराड और 45। इनको पैरेलल में लगाया जाता है, जिसपे सप्लाई बनती है 100 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब इस तरीके से ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन निकल के आता है एनर्जी का, वो आता है ई के बराबर। तो यहाँ पे आप एनर्जी का एक आराम सा फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ सी वी स्क्र। बट सी कौन सा यूज करेंगे, इन तीनों की जगह हम एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्र। यानी सबका अलग अलग निकालने की बजाय आप क्या करो, सी इक्विवेलेंट निकाल लो। तो क्या हम इसका सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं पैरेलल में? तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल में, 25 प्लस 30 प्लस 45। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, 45 और 5 6 75 और ये 25। तो ये कितना हो गया, 100 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो मेरा कैपेसिटेंस यहाँ से 100 माइक्रो फेराड आया है। तो आप एनर्जी में रखिए वैल्यू हाफ, सी की वैल्यू 1/2, वोल्टेज भी मेरा कितना है 100 ठीक है। तो ये कितने पे कैंसिल हुआ, 50 पे। तो मेरी सी इक्विवेलेंट कितना आया, 5 × 10⁻⁻1 2 3 4 5, 5 माइक्रो जूल्स बनेगा। अगर मेरे को जूल्स में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0.5 जूल्स। तो यानी ई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ई की वैल्यू बेटा मेरी आई 0.5 जूल। तो इस वाले को साइड में लिख लो। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा साइड में लिख लो कि ई की वैल्यू जो आई मेरी टू कितनी आ गई, 0.5 जूल्स आ गई है। ठीक है, ई की वैल्यू को साइड में लिख लो। आगे बढ़ते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ से ई की वैल्यू हमने साइड में लिख ली कि ई आया है 0.5 जूल्स। आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है कि इन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं और सेम सप्लाई के साथ लगाया है। तो देखो बेटा, अगर आपने इन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया, सप्लाई आपने अभी भी सेम रखी यानी 100 वोल्ट। ठीक है, ये आपका C1 C2 C3। बेशक आपने वोल्टेज सेम रखी हो, बट इन इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो कुछ अलग आएगा। अलग कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पर इन कैपेसिटर्स का बनेगा। करेक्ट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर चार्ज क्या रहने वाला है, तीनों कैपेसिटर का चार्ज सेम रहने वाला है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि चार्ज सेम है, पोटेंशियल अलग है। तो अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का बनाना है तो मैं यहाँ पर C1 C2 C3 का एक सी इक्विवेलेंट यूज कर लेती हूँ। देखो, सी इक्विवेलेंट यूज कर लो। बैटरी आपने अभी भी 100 वोल्ट की लगाई हुई है। चार्ज अगर सीरीज में है तो अभी चार्ज अपना वही रहेगा जो हम लेके चल रहे हैं, कितना, कैपिटल क्यू। तो यानी मेरे पास यहाँ पर हम एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं Q² बाय 2C। सी इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर मेरे को चार्ज निकालना है, दैट मीन्स अभी सी इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है तो आइए निकालते हैं। सीरीज में क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45। तो बेटा जी यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेके क्या करेंगे यहाँ पे, आई थिंक कितना एलसीएम ले लें, 450 आ जाएगा, 450 ले लो। तो 450 का 25 से यहाँ पे 18, 30 इंटू इसका 450 से करोगे तो 15, 50 का करो 45 का करोगे तो यहाँ पे सीधा 10 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी बनी, ऐड हो गए मेरे पास बन जाएगी बेटा 43। तो सी इक्विवेलेंट जो मेरा आया 450/43 आ गया। देखो समझ में आया, सी इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पर ना तुम हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर नहीं लगा सकते, वो याद रखना, वो पैरेलल में लगेगा। यहाँ पर एनर्जी का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सीरीज में, Q² बाय 2C इक्विवेलेंट। तो मतलब अभी मेरे को क्यू निकालना बाकी है। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी।
सी इक्विवेलेंट अभी 450 बाय आपने 43 निकाला है। पोटेंशियल की वैल्यू आपने 100 रखी है, तो यहाँ पर 100 रख, ये मेरा चार्ज हो गया। आ जाओ एनर्जी निकालते हैं, जिसे मैं ई डैश बोल देती हूँ। ये ई डैश किसके बराबर आया, क्यू स्क्वायर। तो जरा आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख दो, सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई वी स्क्वायर अपॉन 2 सी इक्विवेलेंट। तो एक सी इक्विवेलेंट से सी इक्विवेलेंट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। मेरे पास ये टर्म बची। आइए ये वैल्यू रखते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना आया है मेरा, 450 बाय 43 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा जी, आइए सॉल्व करो इसको। 50 पे कट गया ये, 45 इंटू 50, टी इक्विवेलेंट हमने 450/43 रखा, बी की वैल्यू हमने 100 इंटू 100, तो 50 हो गया। इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना बचेगा। अ, एक काम करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते, ऊपर पावर्स लेने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। 43 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6, 4 2 8, 86 हो गया। ऊपर बचा 45 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 हो गया। ई डैश इस जूल के बराबर आ गया। ये है अभी माइक्रो जूल, है ना, माइक्रो जूल। अगर मेरे को जूल में इसको कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 6 लेना पड़ेगा। तो ये मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, 4.5 लिख दो, 4.5 जूल मल्टीप्लाई बाय, इसने क्या बोला है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ई डैश इक्वल्स टू 9/x ऑफ ई। तो ये वाली वैल्यू मेरे किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल्स टू में लिखो आप, इक्वल्स टू 9/x मल्टीप्लाई ई। तो ई मैंने 0.5 निकाला था वहां से, तो ये वैल्यू कट के कट 4.5 हो गई। तो x की वैल्यू यहाँ से सीधा कितना आ गई, 86। तो यहाँ पे आपके पास x आ गया 86। आपने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ से ई डैश निकाला है, ई डैश आ गया 4.5/86। इस वैल्यू को आपको किसके बराबर रखना है, 9/x ई के। और ई कौन सी वैल्यू है, जो आपने इनिशियली निकाली थी जब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। ठीक है, बस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी इक्विवेलेंट रखने से आपका आंसर यहाँ पे फटाक से आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये था कि हाफ सी इक्विवेलेंट वाला यहाँ नहीं लगा सकते, हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्लास कई बार कराते हैं टीचर्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी कैलकुलेशंस की वजह से मीडियम में टैग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज दिस। मतलब मेरे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट है जिनसे एक कैपेसिटर बनाया है, जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1.5 माइक्रोफेराड। कह रहा है कि इनके बीच का कैपेसिटेंस जो है 1/3 से डिक्रीज हो जाता है अगर मैं यहाँ पर बीच में एक वायर कनेक्ट कर देता हूं। तो कितने सेकंड्स में, 6.6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आई एम सॉरी अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश क्या हो रही है तुम्हारी, समय के साथ डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम -t/टाउ के फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में मेरे पास ये आरसी सर्किट बन जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर आपने हीटिंग एलिमेंट लगाया है तो इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा होगा। आरसी सर्किट में जब लिखते हो तो कोई भी चीज हमारे पास इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है, तो किस में होगी, ई डैश इक्वल्स टू ई नॉट माइनस t/टाउ। तो ई डैश कितना दिया हुआ है इसमें, 1/3 हो गई, यानी मेरी तुम्हारे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू का E0/3। तो ई डैश यहाँ से मैं E0/3 लग सकती हूँ, इक्वल्स टू E0 e की पावर माइनस t/टाउ। E0 से ई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 इक्वल्स टू e की पावर माइनस t/टाउ। इसके लिए आप लॉग ले सकते हो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log 1/3 इक्वल्स टू -t/टाउ। -t/टाउ को आप अगर सही करना चाहते हो तो इसको लिख दो log 3 इक्वल्स टू t/टाउ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाउ log 3। करेक्ट, टाइम कितना दिया हुआ है बेटा, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है E0/3 कितने समय में पहुंच जाएगी, 6.6 माइक्रो सेकेंड में पहुंच जाएगी। 6.6 जो है, सॉरी, जो वैल्यू E0 से E0/3 होगी वो उतने सेकंड में हो जाएगी। टाउ क्या होता है, आरसी कांस्टेंट में, ये होता है आरसी। log 3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 1.1 दी हुई है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस 1.5, 10⁻⁻6 इंटू 1.1 आपको दिया हुआ है। इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना आया, 6.6 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 1.1। तो ये मेरा 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो 6 अपॉन 1.5।
तो 6/1.5 बेटा ये हो जाएगा 60/15। तो ये कितने पे आया रेजिस्टेंस? 15 × 4 पे है ना, 4 ओम। तो ये आपके यहाँ से रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया? 4 ओम के बराबर, है ना। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है कि हमारा अगर आरसी सर्किट होता है तो हमारे पास कितने अमाउंट से यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज होगी, कितने अमाउंट से यहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटेंस चार्ज को लूज करेगा अक्रॉस इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ई नॉट ई डैश आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपसे। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है ये भी। एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दी हुई है। चार्ज करा जाता है एक बैटरी से, कनेक्टेड इट्स प्लेट टू पोटेंशियल डिफरेंस दिस। एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर एक बैटरी से चार्ज करा जाता है जिसका पोटेंशियल इतना है। द बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसका सारा कुछ तार छुपा हुआ है कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो बेटा, अगर बैटरी अगर हटा दी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या सेम रहता है? बैटरी को हटाने के बाद भी अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हो तो हमारा चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज शुड बी कंजर्व, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि चार्ज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने बैटरी रिमूव कर दी है। बैटरी का काम क्या है? चार्ज नया तो बनेगा नहीं, चार्ज उतना ही रहेगा। बैटरी ही नहीं है तो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है आफ्टर इंसर्टिंग दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? तो इनिशियली मान ले, तो अब अगर चार्ज सेम है तो मेरे पास एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? चार्ज सेम में हाफ सीवी स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि पोटेंशियल कुछ ना कुछ, बैटरी नहीं है तो पोटेंशियल तो मेंटेन रहेगा नहीं भाई। बैटरी का काम पोटेंशियल को मेंटेन रखना है। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करती है तो देयर शुड बी सम चेंजेस इन द पोटेंशियल। पोटेंशियल वो नहीं रहेगा। तो इनिशियली आपका पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं जो स्टोर किया है वो कितना किया है? क्यू इनिशियल स्क्वायर बाय 2c। फाइनली मान लेते हैं यू फाइनल कितना हो जाएगा? क्यू फाइनल स्क्वायर बाय 2c। बात बताओ समझ में आ रही है? Q² by 2c। बट मेरे पास यहाँ पर ये अभी भी क्या हुआ होगा? कैपेसिटेंस में चेंज आया होगा इनिशियल फाइनल, बट मेरा चार्ज कंजर्व रहेगा। तो अगर मेरे को यहाँ से निकालना है चेंज, मैं चेंज निकाल सकती हूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो बेटा Q सेम है तो Q² by 2c इनिशियल माइनस Q² upon 2c फाइनल, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। ये सारा सार यहीं पे छुपा हुआ है। अगर सीवी स्क्वायर लगा दोगे तो सवाल गलत। क्यू स्क्र को बाय 2 को कॉमन ले लो, 1/c। इनिशियली चार्ज कितना था? 12.5। ठीक है, माइनस सी एफ कितना हो जाएगा? सी एफ यानी डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद तुम्हारा सी डैश कितने टाइम्स हो जाता है बेटा? के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे के टाइम्स ऑफ 12.5, तो यहाँ से 12.5 भी आप कॉमन ले सकते हो। तो देखो Q² upon 2 मल्टीप्लाई 12.5 पीको फेराड में चीजें चल रही हैं। यहाँ से 1 - 1/6। तो अगर मैं 6 एलसीएम ले लेती हूँ तो 6 - 1 = 2, तो ये तुम्हारी वैल्यू आई 5/6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12.5। सारी वैल्यू लिख दी। अब बता बचा मेरा चार्ज। तो मेरे पास इनिशियली चार्ज कितना होगा बेटा? इनिशियली देखो आपके पास Q किसके बराबर होगा? CV के बराबर। पहला तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना था? 12.5 पिको फेराड। तुम्हारे पास पहले बैटरी ने कितना चार्ज किया? उसको 12 वोल्ट से चार्ज। तो चार्ज तो मेरा इतना ही रहेगा, कितना? पीको कुलाम्ब आ गया। तो आप ऊपर यहाँ पर क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर की वैल्यू 12.5 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि क्यू स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 12.5 मल्टीप्लाई 12। तो देखो 12.5 से ये 12.5 कैंसिल, 6 × 2 = 12 से यहाँ पर एक 12 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर डेल्टा यू कितना बचा आप देख लो। 12 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वैल्यू यहाँ पर कुछ बच रही है 12.5 आप इस बार इसको सॉल्व कर लो, कितना बचेगा? पीको फेराड में ही आएगा, मतलब एनर्जी भी मेरी पीको जूल्स में ही आएगी। 10⁻⁻⁻ में 12 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल कम्स आउट 750, है ना। 750 आ रहा है, तो यानी 750 पावर में कौन सा चल रहा है? पीको। तो बेटा आप इसको 10⁻⁻12 जूल भी रख सकते हो और आंसर किस में आ जाएगा? 750। देखो बात समझ में आई? ये मेरी जो वैल्यू आई है ये पीको में आई है ना, पीको जूल्स।
अगर पीको की पावर 10 to the power -12 में रखोगे तो जूल्स के लिए यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को लगा सकते, आंसर शुड बी। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें सोचने समझने का था ही नहीं। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एक बहुत प्यारा सवाल है चार्ज स्टोर्ड का। तो देखो यहाँ पर बेटा कुछ स्ट्रक्चर ना इस तरीके से दिया हुआ है। आप यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ फिर एक अगेन कैपेसिटर लगा दिया, फिर ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ एक फिर से रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सर्किट है, ये 4 ओम, और यहाँ पर ये 6 ओम, और ये यहाँ पर देखो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है कुछ, ये आपको इस सर्किट में यहाँ पे दिया हुआ है। करेक्ट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होगा जब इस सर्किट से यहाँ पे करंट जाएगा आई, और ये जैसे ही ए टर्मिनल पहुंचेगा, इस टर्मिनल के करंट के जाने के पास दो ऑप्शन है, बट यहाँ पर है कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट में होगा, मोस्टली केसेस में अगर आपको ये गिवन ना हो और आपसे चार्ज स्टोर पूछा जाए, तो यहाँ पर मोस्टली केसेस में समझ जाना कि कैपेसिटर को स्टडी स्टेट में ही दिया गया है। और कैपेसिटर जब स्टडी स्टेट में होता है तो उस ब्रांच से करंट पास नहीं होता है जहां कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा, उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो, तो यानी इस ब्रांच से तो करंट जा ही नहीं रहा, तो इस ब्रांच से करंट जा ही नहीं रहा, तो इसे हटा सकते हो तुम, यानी इस तरीके से हो गया। सिमिलरली फिर करंट जाएगा इस वाली ब्रांच से, आई करंट, करंट यहाँ गया, फिर करंट कहाँ पहुंचेगा देखो, इस पॉइंट टर्मिनल पे पहुंचा, बी टर्मिनल पे। बी टर्मिनल के पास अगेन दो चॉइसेस है, लेकिन कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जिस ब्रांच से लगा होगा वहां करंट नहीं जाएगा, मतलब सारा करंट इस गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ इस 6 ओम से सारा करंट होते हुए वापस इस सर्किट में आ जाएगा। तो यानी जहां कैपेसिटर लगा हुआ है उन वाली ब्रांचेस से मेरा करंट कोई भी नहीं जा रहा है। देख लीजिए आप, कोई करंट नहीं जा रहा है। गैल्वेनोमीटर के पास खुद एक आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2 ओम का, तो मेरे पास ये किस तरीके का करंट हो गया, 4 गैल्वेनोमीटर और फिर 6 ओम, यानी ये सारे सीरीज में करंट जा रहे हैं। तो अगर मेरे को यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट करके, तो सारा करंट सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, बिकॉज करंट ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर ऐसे चला गया, तो सारी सीरीज में हो गई। तो पोटें V आपके पास 6 हो गया, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया देखो, 6, 10 और 12 इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू बेटा कितनी आई, 1/2 एम्पियर आ गई। अगर अब तुमसे पूछा जाए कि कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया है, तो देखो कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला तो मेरे पास C इंटू वी है, C इंटू वी, यानी कैपेसिटेंस तो दिया हुआ है, लेकिन जिन ब्रांचेस से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उन ब्रांचेस का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेती हूँ, उन ब्रांचेस का अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आराम से उस कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया है वो हम निकाल सकते हैं। तो यानी ये ए है, ये बी, इस पॉइंट को सी मान लो बेटा, और इसको डी मान लो। और अगर मेरे को किसका चार्ज पूछा है, C1 एंड C2 दोनों का ही चार्ज पूछा हुआ है। ठीक है, C1 कहाँ है अपना, 4 माइक्रोफेराड, तो C1 यहाँ पर अपना 4 माइक्रोफेराड है, यानी अगर मैं ए का पोटेंशियल बेटा 6 वोल्ट मान लेती हूँ, तो देखो बी पर कितना होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल लॉस होगा, 4 ओम के अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल लॉस होगा, V इक्वल्स टू आई आर, आई 1/2 है, रेजिस्टेंस 4 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बेटा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो 2 वोल्ट का अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो बी के पास कितना पोटेंशियल बचेगा, 4, बी के पास 4 वोल्ट बचा। आगे चलो, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो करंट 1/2 जाएगा, तो यहाँ पर इसने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, 1 ओम का, 1 वोल्ट का। करेक्ट, देखो आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का निकालोगे, V इक्वल्स टू आई आर, करंट 1/2 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 1 वोल्ट का। तो बेटा 1 वोल्ट का पोटेंशियल तुम्हारा गैल्वेनोमीटर खा गया, तो कितना बचा, 4 दूसरे का था, एक ये खा गया, तो डी का कितने वोल्ट का पोटेंशियल आया बेटा मेरा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल आया। 3 वोल्ट का पोटेंशियल आया, ये 6 ओम 3 वोल्ट खा जाएगा, तो सी का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो आई थिंक हमने सारी ब्रांचेस के पोटेंशियल लिख लिए हैं। आई हैव पोटेंशियल फॉर ईच ब्रांच। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, चलो मैं C1 का निकालती हूँ। तो C1 के अक्रॉस अगर Q1 चार्ज है इंटू डेल्टा वी, तो C1 कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोफेराड। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो जरा, एडी जहां तुम्हारा 4 माइक्रोफेराड जुड़ा हुआ है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 इंटू 3, यानी 6 - 3 कितना, 3, तो ये कितना आया भाई, 12 माइक्रोफेराड। चलो Q2 का निकालो, Q2 के लिए लिखोगे C2 इंटू डेल्टा वी। C2 कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोफेराड, माइक्रो गुलाम। ठीक है, डेल्टा वी कितना हो जाएगा देखो तुम्हारा, 6 माइक्रोफेराड किसके बीच में जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में, तो बी 4 पोटेंशियल पे है, सी 0 पे, तो वी कितने पे हो गया, 4 पे, तो ये 6 हो जा
24 माइक्रो कुलाम, तो सी करना है, Q1 रेशो Q2 करना है, तो बेटा 12 माइक्रो कुलाम अपॉन 24 माइक्रो कुलाम। तो यहाँ से मेरे पास कितना ऑप्शन आया, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना होगा, जिन ब्रांचेस से कैपेसिटर, दो चीजें यहाँ पे तुम्हें करनी है। पहला, जिन ब्रांचेस से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उन ब्रांचेस से करंट मत लेके जाओ। दूसरा, जहां कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं उन पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू C डेल्टा V। तो मेरे को वो पोटेंशियल चाहिए होगा जिन ब्रांचेस के अक्रॉस कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। आई थिंक, आई होप इट्स क्लियर, इजी भी था। आइए आगे बढ़ते हैं। फैब अटेम्प्ट। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटेंस C। तो दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं बेटा जिनका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V एंड अदर टू द 2 वोल्ट। तो एक को हमने, मतलब दोनों के कैपेसिटेंस C है, एक को V वोल्ट से चार्ज करते हो और एक को 2 वोल्ट से चार्ज करते हो। तो कह रहे हैं द नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो जॉइंड टुगेदर। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो दूसरा पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा होगा, तो डिक्रीज इन द एनर्जी कितना होगा, मतलब ऐसे है, इस कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के प्लस से जोड़ा है और दूसरे का, इसका नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ा है। तो बेटा इस केस में हम डायरेक्ट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमारे पास होता है कितना, हाफ 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास, अगर ये अपोजिट पोलैरिटीज में होते बेटा, अगर ये अपोजिट पोलैरिटीज में होते, अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए होते, मतलब पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा होता, ध्यान रखें, अगर अपोजिट पोलैरिटी, यानी एक कैपेसिटर की प्लस प्लेट को किससे जोड़ देते, दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा जाता, दूसरे की नेगेटिव से जोड़ा जाता, तो वहां पर मेरे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 C1 C2 पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इस V1 + V2 आप स्क्वायर यूज करें। तो मेरे पास C1 C2 है बेटा, एक का पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे का भी गिवन है, तो आप शायद डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करके इसका आंसर इजीली आप निकाल सकते हो, करेक्ट। इजीली इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, आराम से हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप फर्स्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो, आइए रख के भी देख लें। 1/2 C1 C2, यानी आपके पास ये हो जाएगा C² अपॉन C1 + C2, यानी दोनों का कैपेसिटेंस C है तो ये 2C हो जाएगा। एक का कैपेसिटेंस B है, दूसरे का 2B, तो ये हमारे पास B² हो गया। तो एक C से एक C कट गया, तो ये मेरे पास 1/4 CV² आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आप 1 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अपने सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगेन से बेटा ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर भी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस साथ में है तो समझ जाना कि स्टडी स्टेट की ही बात कर रहा है। तो स्टडी स्टेट में अभी मैंने तुम्हें दो कंडीशन बताई है। क्या, पहली कंडीशन, जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच से करंट को पास मत करने दो। कैपेसिटर ब्रांच, कैपेसिटर ब्रांच हैव नो करंट, कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा तो बेटा मेरा ये सर्किट आप दोबारा रीड्रॉ कर सकते हो। 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, और ये वाला रेजिस्टेंस R3 जो कि 6 ओम से है, मतलब इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं गया। तो ये मेरा सर्किट रीड हुआ, ये 10 वोल्ट है, ये सर्किट हो गया। अब इसमें से आप करंट निकालो, V = IR। अब ये सर्किट है जो आपका करंट निकाल के देगा। अब कहोगे कि मैम करंट क्यों निकाल रहे हैं, करंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो पूछ रहा है कि चार्ज स्टोर्ड कितना है। तो देखो, कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर का फॉर्मूला और कुछ नहीं है CV के अलावा। कैपेसिटेंस तो मैं ऑलरेडी गिवन है, मुझे इस कैपेसिटर की ब्रांच से जहां ये कनेक्ट है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो बेटा ए भी किसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इस R3 के, यानी पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी रिमेन सेम। तो आप जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उस ब्रांच का क्या कर लीजिए, आप उस ब्रांच का पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, उस ब्रांच का आप क्या फाइंड कर लीजिए, कैपेसिटर फाइंड कर लीजिए। ठीक है, आइए कर लेते हैं फिर। V = IR, V कितना है आपके पास, 10 वोल्ट, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम, आई आपका बेटा 1 एम्पियर आ गया।
1 माइक्रो एम्पियर कैपेसिटेंस, माइक्रो रेजिस्टेंस, और ये 10 वोल्ट, ठीक है, 1 एम्पियर ही आएगा, ओम में है। अब हमें क्या चाहिए, किस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, तो बेटा सीडी ब्रांच से निकाल लो। यहाँ से पूरा करंट 1 का निकलेगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया, आर के अक्रॉस, V इक्वल्स टू आई आर। करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 6, तो यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है बेटा, 6 वोल्ट का। अगर इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है तो यानी एबी के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल होगा, पूरी एबी के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। करेक्ट। यहां से हमने आर कितना निकाला, 6 वोल्ट का, तो क्यू इक्वल्स टू सी वी। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है बेटा, 10 माइक्रोफेराड। वोल्टेज कितना निकाला मैंने, 6 वोल्ट, तो यहाँ से कितना आ गया, 60 कुलाम तुम्हारा कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज आ गया। यानी एबी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बट सीडी का निकाल सकते हैं, तो दोनों पैरेलल में है, तो एबी के अक्रॉस वही पोटेंशियल होगा जो सीडी से है। तो क्वेश्चन भी कैसा है, आसान है, बस इतना दो चीज पता होनी चाहिए। सर्किट रीड्रॉ करा, करंट निकाला, करंट से बाद उस ब्रांच का पोटेंशियल जिससे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अगेन अगेन मोस्ट इजी क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का है। क्या कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का सेपरेशन 5 मिलीमीटर है, चार्ज अप टू ए बैटरी, बैटरी के द्वारा चार्ज करा जाता है। अब क्या फाइंड किया जाता है, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका थिकनेस 2 mm है, वाइल कीपिंग द बैटरी कनेक्शन इन टेस्ट। अगेन देखो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन छुपा हुआ है सारा यहाँ, कि हमने एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटर है जिसकी प्लेट का सेपरेशन 5 mm है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बैटरी के साथ इसको कनेक्ट ही रखते हैं, बैटरी से कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं किया। आप एक क्या करते हो, आप एक 2 mm का क्या ला के रख देते हो, यहाँ पर बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ला के रख देते हो, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक ला के रख देते हो, बट अभी आपने यहाँ पर क्या नहीं किया है, आपने बैटरी को रिमूव नहीं किया है। तो क्या कह रहा है, कैपेसिटर का चार्ज जो है ना, वो 25% से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू बिफोर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा शीट का, ये पूछा है। तो यानी चार्ज के टर्म्स में पूछा है कि यहाँ पर चार्ज के टर्म्स में क्या होगा, आई थिंक कर सकते हैं। पहले क्या होगा, अगर बिफोर करते हैं, बिफोर डाइलेक्ट्रिक मेरे पास कैपेसिटेंस कितना था बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इस बैटरी का पोटेंशियल अपनी तरफ से बेटा बी ऐड कर लेते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा मुझे बताओ, सी बी, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू बी, ये हो गया। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक बताइए क्या होगा, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, तो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक पहले तो हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो अगर बेटा बैटरी कनेक्ट है ना, तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है आपका वोल्टेज रिमेन्स सेम। इस केस में क्या होता है, अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं आएगा, वोल्टेज तुम्हारे कैपेसिटर के प्लेट्स की जो पहले थी वही अभी रहेगी। तो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय, ये मेरा कैपेसिटेंस होगा। क्यू डैश कितना हो जाएगा बेटा, सी डैश इंटू वी, वी चेंज नहीं हुआ है। तो अब क्या बोला है कि जो क्यू डैश है वो कितना बढ़ गया है, 25% ऑफ इनिशियल, यानी क्यू डैश इक्वल्स टू 25 बाय 100% को चेंज कर लिया बाय इनिशियल ऑफ क्यू, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा। आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो आराम से, ये इक्वेशन 1 आपकी पहले, और ये इक्वेशन 2 रख दो यहाँ पे, आप क्यू डैश और सी डैश। ओके, तो नया चार्ज क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, सी डैश ऑफ बी, ठीक है, ये रहा। तो क्यू डैश क्या लिखोगे, सी डैश, सी डैश कितना है, देखो 3 इक्वेशन आ गई ना अब आपके पास। पहले आपने कैपेसिटेंस निकाला, पहले कितना था, आपने नया कैपेसिटेंस निकाला, फिर नए कैपेसिटेंस का आपने चार्ज निकाला, वो हो गया मान लो क्यू डैश। तो क्यू डैश किसके बराबर होगा बेटा, अब डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कैपेसिटेंस में चेंज आया सी डैश, पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो सी डैश भी हुआ। क्यू डैश किसके बराबर है, आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे उठा के, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल्स टू 25/100। क्यू की वैल्यू कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ए एप्सिलॉन से ए एप्सिलॉन कट गया, आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, 25/100 डी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई टी। तो आपके पास सारी चीजें हैं बेटा, डी 5 mm है,
थिकनेस आपके पास 2 mm है। आप इस यहाँ से आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और यू विल फाइंड यहाँ से के की वैल्यू डायरेक्टली, जो कि कितने आने वाली है आपकी। के की वैल्यू यहाँ से बेटा 2 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? के की वैल्यू यहाँ से आपकी डायरेक्ट कितनी आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन में यही था कि नया चार्ज जब निकालोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम काफी क्लास में डिस्कस करते हैं जब पढ़ाते हैं तो। आइए, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल वी है, उसके पास एनर्जी ई है। ओके, इसको एक नए कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका कैपेसिटेंस नया ये है और नया पोटेंशियल उसके पास ये है 2V। तो कितना एनर्जी लॉस कर लेगा? हाउ मच एनर्जी इट विल लूज? एक सेकेंड, इसके जैसा क्वेश्चन है कभी हमने यहाँ पढ़ा था क्या? वो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स having calculator C1 of them other is charged to the negative ends of both are connected together, while when the positive ends are joined together the decrease in the energy of the combined system। ओके, इसने combined system की एनर्जी पूछी है। ठीक है, 1/4 CV स्क्वायर ही आया है। ओके, आई थिंक मेरे पास दोबारा से एक ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। दिस इज आई थिंक सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? क्या क्वेश्चन रिपीट है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना? आई थिंक यस, क्वेश्चन इज रिपीटेड। रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, फिर वही लगाओगे। कनेक्ट कर देते हैं तो कितना एनर्जी लॉस होगा? अभी हमने एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला सीखा है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। 1/2 कैपेसिटेंस देखो, पहले के वाले का C था, नया दूसरे वाले का 2C, तो ये यहाँ पे 3C हो जाएगा। एक का V, एक का -2V, तो यहाँ से मेरा ये V स्क्वायर ही बनेगा। एक C से ये C कट गया तो 1/2, यहाँ पर क्या बचा? 2/3 CV स्क्वायर। यहाँ पे 2 चला गया बेटा। अ, एक का पोटेंशियल हमें C है, दूसरे का 2C है, और 2C + C 3C हो जाएगा। अ, एक का पोटेंशियल V और दूसरे का V2, तो 2C और 3C V स्क्वायर। आई थिंक ये 1/3 CV स्क्वायर आ रहा है। बट बट इसमें इनिशियल वाले का पूछा है कि जब सिर्फ कैपेसिटेंस सी था और उस कैपेसिटेंस को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया था जिसका पोटेंशियल वी था, तो यहाँ पर कितना एनर्जी स्टोर किया उसने? हाफ CV स्क्वायर। तो ये हाफ CV के स्क्वायर के टर्म्स में ही पूछ रहा है। इफ दिस एनर्जी इज लेट ई, दिस इज ई, तो यहाँ पर ये ई डैश किसके बराबर होगा? द आंसर इज दिस, ई डैश पूछा है। ओके, तो 1/2 को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये 1/2 CV स्क्वायर हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा? दिस बिकेम, देखो, हाफ। इसको कैंसिल मत करिए, करिए, इसने इसके टर्म्स में पूछा है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। करेक्ट, तो 2/3 रहने दीजिए। तो हाफ CV स्क्वायर एक तरफ लिख लीजिए और 2/3 एक तरफ, तो ये तुम्हारा 2/3 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। करेक्ट, दिस आंसर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। उसको मीडियम लेवल पे टैग किया गया है ना?
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखो आए गए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। अगेन क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेराड है, is charged to a potential of 12 volt, is connected to a 6.4 milli Henry inductor to a produce oscillation, the maximum current in the circuit। तो एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है जहां में हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसके बाद एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन, तो उसमें मैक्सिमम करंट पूछा है। तो देखो जब आप एलसी ऑसिलेशन की बात करते हो तो जैसे ही इंडक्टर के पास करंट मैक्सिमम होगा, कैपेसिटर के पास जो करंट होगा ना वो जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर के पास जैसे ही करंट जीरो होगा उसी वही वो समय होगा जहां पर तुम्हारे इंडक्टर के पास क्या होगा, मैक्सिमम करंट रहा होगा। करेक्ट। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। हाफ सीवी स्क्वायर इक्वल्स टू इंडक्टर के अक्रॉस की एनर्जी कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, और ये क्या होगा, मैक्स। ठीक है। ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारे इंडक्टर के अक्रॉस की एनर्जी में। तो हाफ सीवी स्क्वायर हाफ इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू 100, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 12 है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी रख दो 10⁻⁶ इक्वल्स टू 1/2। इंडक्टर की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻3, 6 हाँ मिली में हमने चेंज कर लिया, इंटू आई स्क्वायर। ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12 इंटू 10⁻⁻4, 6.4 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल्स टू आई स्क्वायर। ठीक है। 12/6.4, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 प्लस 3, यानी ये 1.2 हो गया, तो पॉइंट से पॉइंट चला गया। ठीक है। यहाँ से कितना आ गया इसकी वैल्यू, 1.2/6.4, दिस विल कम्स आउट। यहाँ से हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, यहाँ से सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, है ना। कहीं पे एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ करा है क्या। हाफ सी इज योर 100 माइक्रोफेराड, वोल्टेज इज 12, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने वी को दो बार नहीं लिखा, 12, तो यहाँ पे एक बार और 12 आना था। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, एक बार और यहाँ पे 12 लिखिए, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर भी तुम्हारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6.4। एक बार और इसको आई क्या लिखोगे, आई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 12, हाँ, इंटू 10⁻⁻1, 6.4। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 एम्पियर। आई थिंक कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। 2.25, तो आई के यहाँ से बेटा कम से कम आपको 1.5 एम्पियर आ जाएगा। चलिए, आई की वैल्यू विल कम आउट 1.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, कैलकुलेशन तो बेटा आपको बिना न्यूमेरिक बिना कैलकुलेटर के ही करनी है, तो बस अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन कि 16 वायर का एक वायर ली है, उसको एक स्क्वायर लूप में बनाया है, यानी अगर आपने एक स्क्वायर लूप ली है तो हर किसी के पास अपना एक रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस बराबर बराबर बटेगा कितने में, 4 ओम में। करेक्ट। हर एक रेजिस्टेंस 4 ओम में बराबर बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि एक बैटरी लगाते हैं, एक जिसके पास खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है, इस कनेक्टेड अक्रॉस, जिसको खुद एक आपने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, अक्रॉस वन ऑफ इट साइड, एक साइड के अक्रॉस आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब कह रहा है कि एक 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर के अक्रॉस, एक डायगोनल के अक्रॉस एक कैपेसिटर और लगा दिया। सपोज अपने इस डायगोनल को लिया और यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर और लगा दिया। कह रहा है कि ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला वही मेरे पास यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर बस इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि किसी एक के अक्रॉस मुझे अपना बैटरी लगाना है, तो मैं इसके अक्रॉस यहाँ एक बैटरी लगा देती हूँ। ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट दिया हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो मान लो मेरा यहाँ से आई करंट चलता है, बेटा आई करंट इस ए पॉइंट पे पहुंचा, तो इसके पास अब दो ऑप्शन है करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के। कुछ करंट देखो आगे यहाँ चला जाएगा और कुछ करंट ऊपर की तरफ चला जाएगा। सपोज दिस इज आई वन और ये सब ऊपर चला गया मेरा I2 करंट, यहाँ से भी I2 जाएगा, यहाँ से भी I2 जाएगा, और इस डी पॉइंट से सारा करंट वापस मेरा
यहाँ अंदर आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास ऊपर वाले चार 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 ये तीनों मेरे पास सीरीज में हो गए, और नीचे वाला चार पैरेलल में, यानी ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। ये वाला ऊपर 12 ओम और इसके साथ ये 4 ओम पैरेलल में हो गया। तो इसके पास अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये मेरा कितना बना बेटा, 12 × 4/16 बोला 3। तो यहाँ से मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 3 ओम। बट 1 ओम देखो और लगा हुआ है सीरीज में जो कि है, क्योंकि सारा टोटल करंट इस 1 ओम से पास होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्विवेलेंट को भी पास कर लेती हूँ, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दिस, तो 3, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है प्लस 3, तो मेरे पास इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया बेटा, वो आया मेरे पास, ये ऐसे बन गया ना सर्किट, है ना। ये सर्किट कुछ इस तरीके से बना है, जो मेरा यहाँ पे कितना है, ये मेरा 1 ओम दिया हुआ है। टोटल सर्किट इससे तुमने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल लिया कितना, 4 ओम। तो मेरे पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो इस टोटल रेजिस्टेंस से आप करंट निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज आपको 9 दी हुई है, करंट रेजिस्टेंस आपका 4 आया है, तो ये मेरा क्या हुआ, सर्किट का करंट आ गया, सर्किट का करंट आ गया। बस अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैं 4 ही मान लेती हूँ। तो देखो मुझे अब इस बी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए होगा, है ना, कि ए टू बी जाने में मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मेरा सारा काम हो जाएगा। अगर मेरे को भाई कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है चार्ज स्टोर, तो क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा वी। सी आपको दिया ही हुआ है कितना, 4 माइक्रोफेराड। मेरे को बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि ए से बी पर जाने पे कितना मेरा पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। तो देखो बेटा, आप आई यहाँ से यहाँ पर अगर मान लो आपका करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो I2 करंट हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको I2 चाहिए होगा, तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकालोगे, कि मेरे को I2 चल चल जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आर कितना है, 4 और 4 कितना आ रहा है मेरे पास, 4 और 4 8 ओम, है ना। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो आर मेरा कितना है यहाँ पे 8। तो सबसे पहले तो बेटा I2 निकालो। I2 कैसे निकाल पाओगे, देखो I2 निकालने के लिए क्या करना होगा, मेरे पास यहाँ पर 12 ओम है, और यहाँ पर मेरे पास कितना है, 4 ओम है, और टोटल करंट कितना आ रहा है आई, टोटल आई करंट हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 9/4, 9/4। तो ऊपर वाली 12 ओम ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो अपना कितना है, I2 करंट। तो I2 आप आराम से निकाल सकते हो। I2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 4/16 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट विच इज इक्वल टू 9/4। तो 4 से 4 चला गया, टोटल करंट यहाँ से कितना आया, 9/16। तो मतलब मेरा I2 जो है 9/16 है। तो VA माइनस VB, यहाँ से देखो I2 की वैल्यू रखो, 9/16 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 9/2, ठीक है। तो VA माइनस VB किसके बराबर आ गया मेरा, 9/2 के। यहाँ पर डेल्टा भी जो वैल्यू थी, यहाँ पर 9/2 रख दीजिए। तो कितना आ गया बेटा, ये 2 2 और ये कितना आ गया, 18 माइक्रो फेराड, ठीक है। और x/2 के क्योंकि आ गया 8/माइक्रोफेराड, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो कितना, हाफ CV। तो कितना, हाफ कैपेसिटेंस कितना है भाई इसके अक्रॉस, 4। आपने अभी पोटेंशियल निकाला ही है कितना, 9/16। तो 9/16 आपने निकाल, कितना पोटेंशियल आया है इसके अक्रॉस, VA माइनस VB कितना आया है मेरा, 9/2 ना। VA माइनस VB मेरा यहाँ से 9/2 आया है। तो VA माइनस VB यहाँ पे आप लिख लो 9/2, 9 9 जो 81, 2 2 जा 4, 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया। कितनी एनर्जी स्टोर हुई, 81/2 माइक्रो जूल। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80। बात समझ में आई, करा क्या है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट इजी था। करना क्या था, क्या करना था कि हमें यहाँ पर क्या करना था बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस ए और बी के पोटेंशियल निकालना था, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पहले आपने सर्किट डायग्राम बनाओ कि करंट बट डिवाइड कैसे हो रहा है। करंट डिवाइड करना सीख लिया आपने, आर करंट निकालो, टोटल करंट निकाल लिया। टोटल करंट निकालने के बाद ये देखो कि I2 करंट कितना है, तो आप यहाँ से I2 करंट को करंट करंट डिवीजन मेथड से आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो करंट निकाल लिया, करंट निकालने के बाद आपके पास VA माइनस VB आ गया, कैसे, I2 इंटू आर से, ठीक है। तो I2 9/16 जो ऊपर इस वाले सर्किट में जा रहा है, 9/85। इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही हो जाएगा। देखो चार्ज एक्यूमुलेटेड पूछा है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। तो अब तक तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा यहाँ पर, कैसे, जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वहां से करंट तो नहीं जाएगा, तो करंट जैसे ही ऊपर वाले पोटेंशियल पे पहुंचा, सपोज करो सी पर, करंट कुछ डिवाइड हो जाएगा, I1 यहाँ से चला जाएगा, कुछ I2 करंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
तो यानी तुम्हारा 1 और ये 2, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 6 और 4 ये सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा I1 वाला करंट आप निकाल सकते हो। I1 करंट किसके बराबर हो जाएगा, आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो। ये कुछ सर्किट ऐसे बनेगा, देखो मैं इस सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकती हूँ। ये मेरा यहाँ से 3 ओम आया, और ये मेरा यहाँ से 10 ओम आया। 3 ओम वाले में मैंने करंट बनाया अपना I1, और 10 ओम वाले में हमने अपना करंट कितना बनाया, देखो 6 और 4 10 I2। करेक्ट। इस तरीके से बनाया। ये मेरा यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की। मेरी बात समझ में आई। इस तरीके से मैं इस सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकती हूँ। कर लिया। तो अगर अब मेरे को I2 और I1 मिल जाएं, और ए और बी का पोटेंशियल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सी का पोटेंशियल मान लो बेटा ये 10 वोल्ट वाला है, और ये वाला मेरा पोटेंशियल 0 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है, तो बीच में बस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। आइए कैसे देखते हैं। आ, आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट देखो कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 13, ये आर इक्विवेलेंट आया। V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। V वोल्टेज 10 है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 13। तो यानी करंट कितना आया बेटा, टोटल करंट है 13/3। टोटल करंट अगर 13/3 है, तो क्या आप I1 और I2 नहीं निकाल सकते, I1 और I2 नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकाल लोगे। I1 कितना हो जाएगा देखो। हम्म I1 अगर मुझे निकालना है तो 10/13 मल्टीप्लाई बाय 13/30। तो यानी I1 करंट आ गया 10/3। बेटा I2 कितना आ जाएगा मेरा। अब I क्या होता है देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के डिवीजन होता है, कि मतलब जो R डिस्ट्रीब्यूट होगा वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बटेगा। I2 निकालना है तो I अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 13, टोटल करंट 13/। तो यानी ये मेरा 1 एम्पियर आ गया। तो मेरा I1 और I2 की जो वैल्यूज आई है बेटा, वो इनवर्सली कितना आया है, I1 मेरा 10/3 और I2 मेरा 1 एम्पियर। I2 1 एम्पियर। तो यानी बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, अगर यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 6 के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। यानी वो क्योंकि करंट कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो बी इक्वल्स टू आई आर से निकालोगे तो 6 वोल्ट वो खुद खा गया। बी के पास कितना पोटेंशियल बचा, 4 वोल्ट का, बी का आ गया। सिमिलरली आप ए वोल्ट का पोटेंशियल निकाल लोगे कैसे, देखो वी ए का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, I1 इंटू आर। कौन सा आर कितना है भाई, R1 तो 1 ओम है, बट I1 कितना है 10/3। तो यानी कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पर, यहाँ पर 10/3 का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। टोटल 10 वोल्ट था, तो ए के पास पोटेंशियल कितना आया, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। तो बी ए के पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 10 - 10/3। यहाँ पे ये कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल था मेरा 10। 10 में से 10/3 R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। 30 - 10 इक्वल्स टू 20/3। तो बेटा ये वी ए आ गया मेरा 20/3। तो आप चार्ज अक्रॉस निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू C डेल्टा V। कैपेसिटेंस कितना गिवन है भाई आपको, 150। डेल्टा V आ जाएगा VA माइनस VB। V कितना है, इसके अक्रॉस कितना आया था B 4, माइनस ये कितना आया इसके अक्रॉस 20/। एक सेकेंड, इसको आप ऐसे कर लीजिए, डेल्टा V 20/3 -4। VA माइनस VB हो जाएगा ना, डेल्टा V का मतलब क्या है यहाँ पे, VA माइनस VB। तो हमने VA माइनस VB निकाल लिया, ये क्या हो गया 12। तो ये मेरा आंसर बचा 105 मल्टीप्लाई बाय 8/3। तो ये कितने पे कैंसिल हुआ, 50 पे। 400, ठीक है 840, यानी ये मेरा कितना आया 400 माइक्रो। तो बेटा ये सारा हमने जो मेथड यूज किया है, ये यहाँ पर जो अभी भी यूज किया है, ये सारे कौन से मेथड है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि करंट कितने से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले I1 और I2 तो निकालना पड़ेगा, कि I1 और I2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आना चाहिए। और एक बार जैसे ही I1 I2 आ जाएगा, उसके बाद तो आप आराम से ए और बी का पोटेंशियल निकाल सकते हो, या VA माइनस VB डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। VA माइनस VB आप यहाँ पे KVL से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि VA माइनस VB के लिए हम KVL लगा सकते हैं तो KVL लगा सकते हो, बट I1 और I2 तो चाहिए होगा, कि I1 और I2 कितना आया है। तो ये आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही था, कि ये निकालने आने चाहिए।
तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमने किया है। यू एवरीवन इन द नेक्स्ट सिनेरियो जहां पर हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।